वली पाशा साहब, क्या कहानी है मोमानी के साथ नाजायज मरासिम कितने अरसे से थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 19 रमज़ान मुबारक की बात है। तकरीबन सहरी के टाइम पे 15 पे कॉल चली कि नसीम शाह जो साबका जो टेस्ट क्रिकेटर हैं कैसर बास उसके मामू हैं, उनको बज़रिया फायर मजरूब कर दिया गया। ठीक है। मौके पे जाते हैं तो जाके कंडीशन देख के उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल से उनको लाहौर रेफ़र करते हैं। होता क्या है कि पता चलता है कि ये जो नसीम शाह हैं ये नमाज़ पढ़ने के लिए सहरी के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए अपने घर से जब मस्जिद के लिए जाने लगे तो जब इन्होंने घर के दरवाजे को लॉक किया तो पीछे से किसी नामालूम ने 2 फायर किए कमर पे, ठीक, जिससे वो मजरूब होकर ज़मीन पे गिर पड़े और आफ्टर 24 आवर्स उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। ये एक मामा था, मसला था, अब पता नहीं था कौन कत्ल कर गया। वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ था, लेकिन जो कातिल था वो इतना शातिर था, घर का अपना नुमाइंदा था, घर में रहने वाला था, बेदी भी था। उसने क्या किया कि फौरी तौर पे आके उस CCTV फुटेज को डिलीट कर दिया। तो उनका पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद तदफीन होती है, फिर हम जो चीज़ें होती हैं टेक्निकल चीज़ें हम करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने ह्यूमन सोर्सेज से, क्योंकि गाँव के अंदर था, तो ह्यूमन सोर्सेज से मैंने पता किया तो वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें मिली। तकरीबन मैंने वहाँ पे 6 घंटे गुजारे उस लोकेलिटी के अंदर। तो मुझे कुछ लोगों ने काफ़ी चीज़ें बताई, इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, मुख्तलिफ लोगों से मिला, मुख्तलिफ लोगों को मैंने यहाँ थाने बुला के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। तो मुझे कुछ चीज़ें मिली तो जो इनके मतलब इनके घर के अंदर को इलिसिट रिलेशंस के रेलेवेंट चीज़ें थी। ठीक है ना, नाजायज़ मरासिम मुझे ज़्यादा लगे। तो हमने वो मकतूल का मैंने नंबर लिया, मकतूल की मैंने CDR निकलवाई, उसकी मिसेस की मैंने CDR निकलवाई, ठीक है, उसके बच्चों की मैंने CDR निकलवाई। हमने टेक्निकली काम शुरू कर दिया। ठीक है। जब टेक्निकल काम करते करते हमें को 3-4 दिन के अंदर मुख्तलिफ क्लूज मिले। जो मोहतरमा थी मकतूल की जो बेवा थी उनका एक नंबर पे बहुत ज़्यादा राब्ता था। ठीक है। मोर देन 4000 कॉल्स थी, मैसेजेस थे। फिर वो मर्डर के बाद नंबर बंद हो जाता है, फिर किसी और नंबर से राब्ता हो जाता है, फिर किसी और नंबर से राब्ता होता है, फिर किसी और नंबर से, यानी आफ्टर मर्डर वो 3 सिमें और इस्तेमाल करता है। शक जो है वो वही मजबूत हो जाता है कि मर्डर के बाद नंबर बंद क्यों हुआ। बिल्कुल, वो हमारा जो वो हमें क्लियर हो गया, हमें यकीन हो गया कि कहानी यहीं पे इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है। जब हमने उस नंबर की CDR ली, उसकी ऑनरशिप ली, तो वो पता चला कि वो शान और अफशानी मकतूल का हकीकी भांजा है, बहन का बेटा। तो बहन का बेटा वो है जिसको उसी मामू ने छोटी उम्र में अपने घर में रखा, उसको पाला, उसको जवान किया, ठीक है, उसको MA तक तालीम दिलवाई, ठीक है जी। तो बड़ी दर्दनाक बात है, बड़ी अफसोसनाक बात है, मतलब क्या कहते हैं, अनबिलीवेबल सी बात है, नाकाबिल यकीन बात है, कैसे भी हो सकता है। क्योंकि उसके पीछे स्टोरी और थी, नाजायज़ तल्लुकात थे, इश्यूज और थे, तो फिर एट द एंड यही होना था जो उसने वो किया। मकसद क्या था मामू को कत्ल करने के बाद? क्यों शादी वादी का प्लान था? देखिए, खतून को जब हमने शामले तफ्तीश किया तो खतून ने बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी बताई जी, ठीक है। उसने कहा जी बिल्कुल मेरे शौहर के साथ मेरे अच्छे तल्लुकात नहीं थे, वो मेरे साथ अच्छा कोऑपरेट नहीं करता था, ठीक है, तो मैं इसको अपने बेटे की तरह ट्रीट करती थी। ओके। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, थोड़े अरसे के बाद इसका मेरी तरफ रुझान हो गया, मेरी तरफ ज़्यादा ख्याल करने लगा, तो मेरे इसके साथ मरासिम शुरू हो गए, जो तकरीबन पिछले मर्डर से तकरीबन 6-7 साल पहले से इनके रिलेशन उस्तवार आपस में हो चुके थे। ठीक है। जो गायब गए आपस में मिलते थे। नहीं, इन रिलेशंस को हम क्या कहेंगे, कितने साल के थे? तकरीबन 6-7 साल। 6-7 साल, ठीक है। मुल्जिम का ये कहना है कि 2 साल नहीं, 6-7 साल से, जो उस खतून के बयान के मुताबिक उसके इंटरव्यू में वो 6-7 साल से इनके तल्लुकात है। ठीक हो गया। तो जब इसके मामू को पता हुआ तो इसके मामू ने इसको घर से निकाल दिया। तो इसने क्या किया कि इसने वहीं पे उसी घर के पीछे मोहल्ले में एक मकान लेकर किराए पे रहना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक हो गया जी। तो ये वक्फे से उस रिलेशन को आगे चलाता रहा, वक्फे से आता रहा, वक्फे सारे काम करता रहा। जब इनके रिलेशन पीक पे पहुंचे, जब इनसे अब वो कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इन्होंने प्लान किया कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। हुआ क्या कि मोहतरमा कहती हैं, वो जो खतून है वो कहती हैं कि मैंने इसे कहा था कि इसको कहीं
لوکیلٹی سے باہر قتل کرو، اس کو علاقے سے باہر قتل کرو. ٹھیک ہے. لیکن یہ جذبات میں آ گیا تو اس نے آ کے اس کو وہیں پہ قتل کر. ٹھیک ہے. قتل کرنے کے بعد کتنی دیر تک یہ بات چیت ان کی آپس میں ہوتی رہی؟ جی قتل کرنے کے بعد مسلسل ہی آپس میں رابطے میں رہے. ٹھیک ہے. یہ اپنے ماموں کے قاتلوں کو ڈھونڈتا بھی رہا. اچھا. سچ بھی کرتا رہا اور کفن دفن میں بھی ساتھ رہا. کفن دفن میں شامل تھا. تو جب ہم اس کو سی ڈی آر کی ہیلپ سے پکڑ لیے، اس کو انٹیروگیٹ کیا، تو پھر یہ ساری بات اس نے کھول دی. کتنے دن لگے ملزم کو گرفتار کرنے میں؟ تقریباً 12 سے 15 دن لگے. 12 سے 15 دن لگے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. کہ یہ لڑکا جس نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان پڑھ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھے برے کی تمیز نہیں جانتا، یہ سب جانتا ہے. اور ان سب کے بعد اس نے اسی ماموں کو قتل کیا ہے جس نے پالا پوسا اور بڑا کیا. معاشرے کے اس رویے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ یہ آپ کا انصاف کا سسٹم بھی ہے جو کہ کمزور ہے، اور جس نے لوگوں کو اتنی جرت دی ہے کہ امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہے، اور لوگوں کو پتہ کہ اگر وہ جرم کریں گے بھی they can go scot free. سو پھر یہ آپ کا وہ کمزور نظام انصاف بھی ہے. ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ ہر غلط کام کا جو سہرا ہے وہ خواتین کے سر پہ لگایا جاتا ہے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی 150 سالہ 150 سالہ تاریخ میں پہلی خاتون سیکرٹری منتخب ہوئی صباحت رضوی صاحبہ. آج کے پروگرام میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم ان سے کیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ میں ایک خاتون کا کردار کیا ہونا چاہیے اس پر بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں. صباحت رضوی صاحبہ سے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ اور کانگریچولیشنس کہ 150 سال کی تاریخ میں پہلی خاتون سیکرٹری آپ منتخب ہوئی ہیں، اور بڑے فخر کی بات ہے کہ ایک خاتون نے وہ کرسی سنبھالی ہے جو ہمیشہ سے مرد سنبھالتے آئے ہیں. جی تھینک یو سو ویری مچ. اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اپنے کیس کی طرف آتے ہیں جس پر میں آج کے پروگرام میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہی ہوں. صباحت صاحبہ کیا کہیں گی؟ ایف آئی آر آپ نے دیکھی، ڈیٹیلز آپ نے دیکھی، کیس کو آپ نے اسٹڈی کیا، اوور آل کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں میں یہ انیشل جو ایف آئی آر آپ نے مجھ سے شیئر کی ہے اس کے اندر تو یہ ان نون اسیلنٹس ہیں جن کے اگینسٹ ایف آئی آر رجسٹر ہوئی انیشلی، اور بعد میں پھر انہوں نے سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ میرا خیال ہے ایم شیور کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ وہ لڑکا آئیڈینٹیفائی ہو گیا تو انہوں نے اس کو اس کے اندر نامینیٹ کیا ہوگا. کہ یہ لڑکا جس نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان پڑھ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھے برے کی تمیز نہیں جانتا، یہ سب جانتا ہے. اور ان سب کے بعد اس نے اسی ماموں کو قتل کیا ہے جس نے پالا پوسا اور بڑا کیا. معاشرے کے اس رویے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے معاشرے میں تو ہم نے یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ زوال پذیر ہے ہمارا معاشرہ. ویلیوز جہاں پہ اب نہیں رہ گئی. اگر کوئی ایک بات ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ ہاؤ ٹو میک منی، اور وی ہیو بیکم ویری مٹیریلسٹک. اور شاید اسی لیے جو رشتے ہیں ان کا تقدس ختم ہوتا جا رہا ہے. کم تو میں نہیں کہوں گی لیکن ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ پھر کسی بھی زوال پذیر معاشرے کی نشانی ہوتی ہے. جب وہاں ویلیوز نہ رہے، اقدار نہ رہے، رشتوں کا تقدس نہ رہے، تو اٹ از این انڈیکیشن اینڈ وچ از ویری الارمنگ. معاشرے میں ہم جب بھی کسی قسم کی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا، یا معاشرے کی وجہ سے ایسے ماحول جو ہے وہ کریٹ ہو گئے، معاشرے میں ایسے حالات و واقعات ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ پیش آتے ہیں. معاشرہ تو آپ سے بنتا ہے، معاشرہ تو مجھ سے بنتا ہے، ہم سب سے مل کر بنتا ہے، پھر ہم الزام ہمیشہ معاشرے پر کیوں ٹھہراتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ آپ کی جو کلچرل ویلیوز ہیں یا آپ کے نارمز ہیں وہ یہ معاشرہ ہی سیٹ کرتا ہے. اور ہمارا جو سوسائٹی ہے، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑا اٹس اے مکس آف ایوری تھنگ، اور اس میں زیادہ جو ٹچ ہے وہ ریلیجن کا ہے. اور پھر اس کو صرف وہ ٹچ نہیں ہے بلکہ اس کو سم ٹائمز آپ کو پتہ ہے کہ ڈی فارم کر کے بھی پیش کیا جاتا ہے. پھر ہم چونکہ پارٹیشن کے بعد یہ مسلم اور ہندوز کا پہلے کمبائن رہتے تھے، شاید مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی ایک اثر ہے کہ اور اس کے بعد پھر ہمارے جو معاشرتی اقدار ہیں وہ تبدیل ہوتی گئیں اس کی، اور وہ اکنامک آپ کی کرائسس کی وجہ سے آپ کی اکنامکس بڑی افیکٹ کی، آپ کی ایجوکیشن بڑی افیکٹ کی. اور یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کسی بھی معاشرے کی تنزلی یا ترقی کے لیے کہ اس کے معاشرے میں کیا سہولیات اس سوسائٹی کے لوگوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں اور کن سے ان کو ڈپرائیو رکھا جا رہا ہے، کس طرح کلاس سسٹم جو ہے اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے، کس طرح طبقاتی نظام لوگوں کو ایک دوسروں سے علیحدہ کر.
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी सोसाइटी को, किसी भी माशरे को बनाने के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए या उसकी तनज़्ज़ुली के लिए दिया है। बिल्कुल ठीक है। सबात साहिबा, जिस तरह से मामू ने इस बच्चे को पाला बड़ा किया और फिर बदकिस्मती के साथ वो मोमानी जिसने इस बच्चे को पाला भी था, बड़ा भी किया, माँ समझकर इंसान किसी बच्चे को जब अडॉप्ट करता है, उसकी लुक आफ्टर करता है, उसकी ग्रूमिंग करता है, उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखता है, उसको खाना खिलाता है, तो ऑब्वियसली वो उसका बड़ा होता है, यानी कि रिश्ते में खातून है तो वो माँ का दर्जा रखती है। उसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात का इस्तेमाल होना और फिर उसी के कहने पर कि तुम मेरे शौहर को साइड पर लगाओ ताकि इसके जाने के बाद हम आपस में निकाह कर सकें, बदकिस्मती। इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं जो यूजुअली हम देखते हैं हमारे रोज़मर्रा के केसेस में। अडॉप्टेड केसेस के अंदर बच्चे जो होते हैं वो होते तो अडॉप्टेड हैं, लेकिन उनको डिप्राइव रखने के लिए भी किसी क्रिमिनल विरासत से और उसको डिप्राइव रखने के लिए भी किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। और फिर वो यूजुअली इसी तरह के मैटर्स होते हैं, चूँकि वो आपका ब्लड रिलेटिव नहीं होता तो फिर माओं के साथ यूजुअली ऐसे बनाया जाता है कि इसके इलिसिट रिलेशंस थे और थिंग्स लाइक दैट। सो ये भी देखने की ज़रूरत है कि इस केस के अंदर उसके जो मामू हैं उसकी प्रॉपर्टी कितनी थी, एसेट्स कितने थे, आया उसने कोई एसेट उस लड़के के नाम पे लगाया था या वो लगाने जाना चाह रहा था, और उसकी बीवी जो है शी डोंट वांट इट। ठीक है। क्या मैसेज देने चाहेंगी माशरे के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, रिश्तों की धज्जियाँ उड़ाने वाले जालिमों के हवाले से? मैं तो कोई ऐसा मतलब मैं मॉरल सबक तो नहीं दे सकती, क्योंकि हम रोज़ यहाँ पे अपने अदालतों में देखते हैं कि कैसे मॉरलिटी को यानी तबाह किया जा रहा है ऐसे, और इसी सिर्फ एक साइड से नहीं है, इसमें आप सिर्फ माशरे को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। यहाँ जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इंसाफ बांट रहे हैं वो भी यही कुछ कर रहे हैं, और हमने देखा है कि अदालतों ने किस तरह जो लोग जिनके हक़ बनते थे इंसाफ लेने के, उनको किस तरह इंसाफ नहीं दिया और फिर किस तरह उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और उन्होंने लोगों को फिर ब्रूटली मर्डर किया। सो ये इट्स पार्ट ऑफ दूसरा मिला के माशरा बनता है ना, सिर्फ आप मुलजमान को या मुजरिमों को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ये आपका इंसाफ का सिस्टम भी है जो कि कमज़ोर है और जिसने लोगों को इतनी जुर्रत दी है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है, और लोगों को पता है कि अगर वो जुर्म करेंगे भी दे कैन गो स्कॉट फ्री। सो फिर ये आपका वो कमज़ोर निज़ाम इंसाफ भी है जो इस सारे क्राइम रेशो में जो इजाफा है उसका ज़िम्मेदार है। मैं ये पर्सनली आई बिलीव इट। ठीक है, आप एक खातून भी हैं, आप एक पढ़ी लिखी खातून भी हैं, और प्लस पॉइंट ये है कि माशाल्लाह से जिस कुर्सी को आपने संभाला है, इस कुर्सी को अरसे दराज से मर्द संभाल रहे थे। इट मीन्स कि आप हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हमारे माशरे में बढ़ते हुए जराइम की बहुत बड़ी वजह ख़वातीन हैं जो हवा देती हैं मसले मसाइल को, झगड़ों को। हम मुख्तलिफ़ किस्म की जब FIRs को पढ़ते हैं या फिर उसके बाद होने वाली सज़ाओं के हवाले से बात करते हैं, जो मुझसे कहीं बेहतर आप समझती हैं, क्योंकि रोज़ अदालत जाना, वहाँ से आना, केसेस को डील करना, यह आपका मामूल का मामला है। आप क्या समझती हैं, ख़वातीन का बड़ा किरदार है जराइम के बढ़ने में? जी नहीं, बिल्कुल आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, और ये बड़ी बायस स्टेटमेंट है आई थिंक, क्योंकि हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हर गलत काम का जो सेहरा है वो ख़वातीन के सर पे लगाया जाता है। और इवन आप ये देखिए कि जो आपकी क्राइम रेशो है उसमें भी इज़्ज़त बेइज्जती का जो यार्ड स्टिक है वो औरत को रखा जाता है, बेटी को या माँ को या बीवी को। सो ये दे आर बीइंग यूज्ड एज अ टूल अगेंस्ट द ओपोनेंट्स। इसलिए मैं नहीं समझती कि इसमें कोई सच्चाई है। ये बड़ी सतही सी और बड़ी घटिया सी बात है कि जिसमें आप ये कहें कि औरतें जो हैं वो हर जुर्म के पीछे हैं या हर जुर्म की ज़िम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा में तो इसका एक तो रीज़न मैंने आपको बताया कि कमज़ोर आपका निज़ाम इंसाफ है, और दूसरा पे लैक ऑफ टॉलरेंस भी है। हमारी माशरे में कुव्वत बर्दाश्त कम होती जा रही है। लोग एक दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और फिर लालच और तमा जो है उसने सोसाइटी की फैब्रिक को ऑल टुगेदर बर्बाद करके रखती है। आई थिंक दीज आर द रीजंस। ठीक है, वर्किंग लेडी को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना होता है, ये हम सुनते आ रहे हैं जब हम मैट्रिक के बाद कॉलेज को ज्वाइन किया। आप भी ये बातें सुनती आ रही हैं या आपने नहीं सुनी? जी मैंने सुनी भी है और मैंने फेस भी की है। क्या क्या फेस किया और कैसे फेस किया उन ख़वातीन, उन लड़कियों के लिए जो अभी स्टार्ट कर रही हैं, जिनको चैलेंजेस का सामना है, जिनको ये कहा जाता है कि इस माशरे में तुम नहीं चल सकती, जबकि वो बेचारी अभी इनिशियल स्टेज पर है और पहले ही डरा दिया जाता है? जी वो तो देखिए, ये तो हाँ एक जंग है। जब आप घरों से निकलते हैं, आप भी इस चूँकि बीइंग अ वर्किंग वुमन यू नो वेरी वेल कि जब आप घरों से निकलते हैं आप काम करने के लिए, तो बाहर एक पूरी दुनिया है
جس سے آپ اپنے آپ کو یو ہیو ٹو سیو یور سیلف فرام دیٹ. لیکن اس سے آپ اسی وقت بچا سکتے ہیں جب آپ کی کردار کے اندر یا آپ کی اندر کی انر اسٹرینتھ ہوگی. اگر اف یو آر ناٹ اسٹرانگ فرام ان سائڈ تو یو کی ناٹ مطلب ٹیک 2 steps ایون آؤٹ آف یور ہاؤس. سو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کے اندر کی کمٹمنٹ ہے وٹ یو وانٹ ٹو ڈو, اور یہ آپ کی اسٹرینتھ آف بینگ ہے کہ جو آپ کو چلاتی ہے. اور پھر اس مردوں کے معاشرے میں جہاں پہ آپ مطلب مضبوطی کے ساتھ اور بڑی آپ مورل اسٹرینتھ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, ہر چیز کا مقابلہ کرتے ہیں, اس میں چاہے سیکشول ہیرسمنٹ ہے, چاہے کوئی اور ہرڈل ہے, you face everything with boldness and bravery. Thank you so much. Thank you so very much.